हेलो। या तनुश्री, हाँ इम्तियाज यार। हाँ इम्तियाज। तनुश्री, आपकी वीडियो के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। आपका जो वीडियो अभी बहुत वायरल हुआ और जो कि काफी हाँ मार्मिक बोलेंगे, बहुत ही हार्ट रेंचिंग वीडियो आपका है। और हाँ जी, वो उसके बस बारे में मतलब जानना हो चाह गया। रहे हैं। जी जी। वो मेरे अंदर सप्रेस था शायद, क्योंकि 4-5 साल से बहुत सारी चीजें हो रही थी मेरे साथ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मी टू मूवमेंट 2018 के बाद मेरी जिंदगी एक अलग ही दिशा में चली गई, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब मैं एक इतना हैप्पी गो लकी एकदम फ्री पर्सन थी, और धीरे धीरे चीजें होती रही और ऐसी मेरी मतलब ऐसी कंडीशन हो गई मेरी कि ऊपर से तो मैं ठीक ठाक दिखती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग बस एक फ्रेम ही देख रहे हैं। राइट। सोशल मीडिया पे जब कोई देख रहा है तो आप मेकअप वेकअप करके अच्छे ड्रेस वेस पहन के आप एक प्रॉपर फ्रेम बना के उतना ही लोग देख रहे हैं, लेकिन लोग बाकी का नहीं देख रहे हैं। मैं स्थिर हूँ, अंदर से मैं स्थिर हूँ, मैं अंदर से मैं टूटी नहीं हूँ, वो सब ठीक है। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत सारे रोक कॉन्स्टेंटली लगाए जा रहे थे। 2018 के बाद, 2018 के तुरंत बाद तो मैं यूएस चली गई। राइट। तो 18 और 19 में कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे हुए, क्योंकि 2019 में ना मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था मेरे लॉयर के साथ, जिसमें मैंने नाना पाटेकर के नाम फाउंडेशन के ऊपर सवाल उठाए थे। क्योंकि मैं देख रही थी कि मुझे जस्टिस नहीं मिल रही है हरासमेंट केस में। ऑनोके पुलिस वाले इंसिडेंट वाले मैटर में मुझे जस्टिस नहीं मिल रही है। पुलिस का भी रवैया कैसा तो भी था। मतलब मुझे पहले ही पता चल गया था कि वो केस क्लोज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। और बाद में मुझे पता चला कि नाना पाटेकर के कुछ मराठी पॉलिटिशियंस के साथ थोड़ी जान पहचान है, क्योंकि वो बूढ़ा इंसान है ना, वो तो बहुत पहले से यहाँ पे लोकल इंसान है, तो उसकी जान पहचान तो होगी लोगों के साथ। और ये बहुत चालाक शातिर दिमाग इंसान है, तो उसको जब पता चला कि वो हरासमेंट केस में फंसने वाला है तो उसने अपने तार खींचने शुरू कर दिए। और मैं फीमेल हूँ, मैं एक इंट्रोवर्टेड भी फीमेल हूँ, मैं ज्यादा आदमियों के साथ ज्यादा मतलब संबंध नहीं रखती हूँ मैं। तो मेरे सपोर्ट सिस्टम तो मेरा वीक है ही ना। तो उसने वो सारी चीजें उसका फायदा उठा के उसने केस में प्रेशर वगैरह डलवा के डाला होगा उसने। तो ये तो जगरीत है, ये प्रेशर डाल के केसेस बंद करवा देते हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने उसके एनजीओ पे सवाल उठाए थे कि एनजीओ करती क्या है, नाम फाउंडेशन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझ पे जान के हमले शुरू हो गए। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना है, तब उस हिसाब से मैं डिटेल में बताऊंगी या फिर संक्षिप्त में बताऊंगी। हाँ नहीं बताएं, मुझे 10 मिनट है इसमें। 10 मिनट है, ठीक है। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई है, क्योंकि 2018 से लेकर 2025 सबसे पहली चीज एक हुई जो मैंने अभी इंटरव्यू में समय नहीं था, बाकी इंटरव्यू में तो मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाई। सबसे पहली चीज हुई जनवरी 2020 में। मैं अपना एमबीए का प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा। तो लेकिन मेरे किसी जान पहचान के थ्रू उन्होंने कुछ लोगों ने मुझे एक फिल्म मीटिंग में बुलाने की कोशिश की। अच्छा। तो मैंने एक आध बार मना करके मैं फिर मान गई। उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार मिल लीजिए, फिल्म बन रही है। उन्होंने झूठ बोला। जो मुझे लेके जा रहा था वो मेरी लॉयर का असिस्टेंट था, तो मैंने उसे भरोसा किया। अब उसको पता था कि नहीं पता था वहाँ पे क्या होने वाला है, आई डोंट नो दैट, बट मैंने उस बंदे पे भरोसा किया, क्योंकि मेरे एडवोकेट का असिस्टेंट था और मेरे एडवोकेट को पता भी नहीं था कि ये हो रहा है। मैं जब वहाँ पे गई तो पहले तो मेरे घर के पास मीटिंग रखी गई थी, लेकिन लास्ट मिनट में मीटिंग कैंसिल करके किसी होटल में, 5 स्टार होटल में उन्होंने रखा। मैंने पहले बोल दिया कि मैं रूम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं रूम में मीटिंग नहीं करती, मैं पब्लिक प्लेस में मिलूंगी, छत पे मिलूंगी, रूफटॉप कैफे में। मैं वहाँ गई, मैं वहाँ बैठी, मुझे इंसिस्ट बार बार कर रहे थे कि वो जो अंदर जो लोग थे, जो रूम के अंदर, स्वीट रूम के अंदर लोग थे, कौन लोग थे मुझे नहीं पता, लेकिन इनके द्वारा इंसिस्ट किया जा रहा था कि मैं स्वीट रूम के अंदर जाऊं, उस होटल के स्वीट रूम के अंदर जो 10वें माले पर था। अच्छा। मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी कमरे में जाती नहीं हूँ किसी से भी मिलने के लिए। तो मैं नहीं गई। मैंने बोला कि अगर वो बाहर नहीं आते तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होने का ढोंग कर रहे थे, उन्होंने ये भूमिका बांधी थी, उन्होंने ये झूठ बोला था कि वो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो लोग इसके भाई हैं, उसके भतीजे हैं, कुछ है। तो उन्होंने बहुत भूमिका बांधी थी ये दिखाने के लिए कि वो लेजिटिमेट लोग हैं। और क्योंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है, तो आप बीजेपी का नाम सुन के एक भरोसा हो जाता है ना कि ये सही लोग होंगे। तो वो सुन के मैं मीटिंग में गई भी थी, उन्होंने इंसिस्ट भी बहुत किया था, हालांकि उन्होंने लास्ट मिनट में लोकेशन चेंज कर दी थी, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था। लेकिन मैं अंदर नहीं गई कमरे में। मैंने उनको बोला उनको ही आने दो रूफटॉप रेस्टोरेंट पे। लेकिन जब वो आए ना, वो 6 गुंडे थे। अच्छा। 6 उनका हुलिया देख कर ना मुझे सांप सूंघ गया।
अच्छा। मैंने बोला ये कौन लोग हैं और मुझे 10वें माले के होटल रूम में क्यों लेके इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे थे। कोई लेडीज नहीं थी उसमें, 6 के 6 मुस्टंडे गुंडे, जो यूपी बिहार के गुंडे होते हैं ना, गोल्ड चेन पहन के, मतलब देखकर लगता है गुंडे। तो मुझे धोखे से 10वें माले, किसी होटल के 10वें माले के स्वीट रूम में ले जाने की कोशिश की जा रही थी और उन्होंने जरिया बनाया था मेरे ही एडवोकेट के असिस्टेंट को। और उसको क्या पट्टी पढ़ाई थी, उसको क्या झूठ बोला था, उसको क्या प्रेशर डाला था, मुझे नहीं पता। मैं वहां से डर के भागी और मैं लिफ्ट के अंदर घुस गई। फिर ये लोग भी लिफ्ट के अंदर घुस गए और इन्होंने मुझे 10वें माले पे वापस निकालने की कोशिश की, लेकिन लकीली सीसीटीवी कैमरास थे तो वो जबरदस्ती कर नहीं पाए। और मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरे पेट में मतलब जो एक ऐसी अजीब सी फीलिंग होती है ना कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, राइट। मैं उस फीलिंग को लेकर मैं भागने की मेरी वो थी कि मैं किस तरह से लिफ्ट से उतर के मैं वापस घर चली जाऊं। तो मैं नीचे उतरी, गाड़ी में बैठ के मैं घर वापस आ गई। तो वो पहला इंसिडेंट था 2020 में, राइट आफ्टर दैट। ये जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ये सोच के कि अगर पुलिस उसको ऐसे नहीं पकड़ेगी तो वैसे पकड़ लेगा, एटलीस्ट मुझे किसी तरह से जस्टिस मिल जाए। मैं उस तरह से सोच रही थी कि इसने कोई ना तो धांधली करी होगी इसने अपने एनजीओ में, तो वैसे ही उसको पकड़ ले पुलिस। मैं उस तरीके से सोच रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके एनजीओ में ऐसा कुछ होता होगा जिसकी वजह से उस एनजीओ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते साथ मेरे ऊपर सबसे पहला ये इंसिडेंट ये हुआ, जहाँ पे मैं जान बचा के भागी। वो इतने खतरनाक दिखने वाले गुंडे टाइप के लोग थे, वो कोई प्रोड्यूसर नहीं थे। अच्छा, वो जब बाहर आए ना, मैं भागने से पहले मैंने उनको 10 सवाल भी पूछे एक्चुअली, कंफर्म करने के लिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। मैंने जब उनको सवाल पूछे तो पूरा एक्सपोज हो गया कि वो ना ही बीजेपी के एसोसिएशन में थे, ना ही वो किसी के भाई भतीजे थे, ना ही वो किसी से, मतलब उन्होंने बोला था कि हम फलाना किसी के रिलेटेड में हैं, हमारा पॉलिटिकल भी कनेक्शन है। तो ये बोल रहे थे हम फलाना किसी हीरो के साथ काम कर रहे हैं। सारी चीजें झूठ थी, पूरा सेटअप था, पूरा मतलब वो दिशा सालियान जैसा कुछ मेरा हाल करना चाहते थे, जो मुझे उस वक्त फील हुआ। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो बोल के मुझे लेके गए थे, एवरीथिंग वाज अ ब्लडी लाई, इट वाज अ ट्रैप। तो लकीली मेरे थोड़े कुछ असूल में रखती हूँ, उसूल, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, तो उसकी वजह से मैं बच गई। तो वहां से निकली। अच्छा, वो इंसिडेंट खत्म हुआ, मैं डरी हुई थी बहुत, मैं घर वापस आई। मैंने मम्मी डैडी को ज्यादा कुछ बोला नहीं, बाद में मैंने बताया उनको। मैं अपना एमबीए की प्रिपरेशन में मैं लगी। मेरा एमबीए का एग्जाम, एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम था कुछ दिन बाद, और मैंने माइंड बना लिया था कि मैं अब बॉलीवुड वगैरह सब एक्टिंग छोड़ के कुछ दूसरा करूंगी। फिर मैं एमबीए का एग्जाम दिया और मेरे नंबर बहुत खराब आए, तो मेरा एंट्री हुआ ही नहीं, फेल हो गई। मैं फेल नहीं हुई, मतलब नंबर कुछ खास नहीं आया। तो मुझे पता था हाँ मुझे एंट्री नहीं मिलने वाली है एमबीए में। तो मैंने उस प्लान को ही ड्रॉप कर दिया और मैं अमेरिका वापस चली गई, क्योंकि मेरा ग्रीन कार्ड था। तो मैंने सोचा अमेरिका में जाके कुछ काम करूंगी, सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस कर रही थी और मैं बिजनेस कुछ खोल लूंगी छोटा मोटा। वहाँ पे मुझे बहुत लोग बोलते थे कि तुम एक्टिंग मॉडलिंग का कुछ कर लो, बिजनेस खोल लो कुछ अच्छा। तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल लेडीज अकेले बिजनेस करे, तो मैं खरीद चली गई। वहां से जब मैं वापस आई 2020 में, तो 2020 में वापस इसलिए आई क्योंकि पैंडेमिक हो गया था, सब काम ठप हो गया था, बंद हो गया था वहाँ पे। और वहाँ पे मेरा खुद का घर नहीं है, तो खर्चे बहुत ज्यादा है अगर आप काम नहीं कर रहे हैं। रेंट, अपार्टमेंट, और मेरा अपना लाइफस्टाइल तो मैं मेंटेन कर ही रही थी। तो मैंने सोचा कि ये लाइफस्टाइल यहाँ पे बिना काम के मेंटेन करना उचित नहीं होगा, सारे सेविंग्स वगैरह अननेसेसरी जाएंगे। तो मैं इंडिया वापस आ गई, अपना घर है, फैमिली है, और यहाँ पे काम भी ज्यादा ही है। पैंडेमिक के टाइम भी काम ज्यादा था, और मैं तो सिटीजन हूँ इंडिया की, तो मैं वापस आ गई। यहाँ वापस आने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी है और बॉलीवुड में मेरा इतना अच्छा रेपुटेशन है कि मुझे धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। मतलब मैंने इंडिया में कदम रखा नहीं था कि आने से पहले ही मुझे कुछ आध ऑफर्स आने लगे थे। साउथ का एक ऑफर मेरा था, साउथ का ऑलमोस्ट एक फिल्म कंफर्म हो गई थी बड़े हीरो के साथ। और बॉलीवुड में मेरा एक प्रोजेक्ट सबसे पहले अमेरिका में कंफर्म हो गया था। लेकिन मैंने देखा धीरे धीरे कि मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ना साबोटाज हो रहे हैं। मतलब प्रोजेक्ट कंफर्म हो रहे हैं, एक आध प्रोजेक्ट मैंने साइन भी कर लिया, लेकिन किसी न किसी तरीके से कोई आके उनको बिगाड़ रहा है। एक मेरा और इंडिया आने के बाद तो मैंने 5 प्रोजेक्ट फाइनल कर लिए थे। अच्छा, वो साउथ वाला प्रोजेक्ट तो चला गया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट भी चला गया। इंडिया आने के बाद जो 5 प्रोजेक्ट मैंने फाइनल किए, उसमें से एक प्रोड्यूसर भूटान भाग गया। अच्छा, मतलब उसको धमकी वाले कॉल आ रहे थे, या उसको कोई डरा रहा था, धमका रहा था। मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मेरे से बात करनी शुरू की, उसने मेरे को कंफर्म किया फिल्म के लिए, कुछ तो उसके साथ होने लगा कि वो भाग गया भूटान। एक प्रोड्यूसर भाग गया, दूसरा प्रोड्यूसर गायब हो गया।
तीसरी जगह पे बात पूरी शूटिंग तक चली गई थी, पिक्चर साइन हो गई थी। वो डायरेक्टर भी गायब हो गया, कॉल लेने बंद कर दिए। उसको किसी ने बोला तनुश्री को मत लो, तो उसकी फिल्म में किसी ने दूसरे हमारे बॉलीवुड का कुछ एक कैंप है, तो उस कैंप से किसी का फोन आया कि वो हमारी कैंप की एक्ट्रेस को ले लो। वो सब हुआ तो सारे मेरे प्रोजेक्ट एक एक करके कैंसिल हो गए, साबोताज होगा। मुझे शक होने लगा कि कोई है जो इसके पीछे है, जो नहीं चाहता कि मैं बॉलीवुड में एंट्री करूं और नहीं चाहता कि मैं वापस अपना करियर खड़ा करूं, क्योंकि मैं पीछे नहीं भाग रही थी लोगों से, लोग मेरे पास आ रहे थे बॉलीवुड फिल्म लेकर, और क्योंकि ये मेरी कृपा है मुझ पर, तो मुझे लगने लगा कि ये मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन उस पर भी मुझे डेंजरस कुछ लगा नहीं। एक बस इंसिडेंट हुआ था जनवरी में, उसको मैं भूल चुकी थी। फिर ये सब होने लगा। उसके बाद 2021 तो ऐसा ही गया, प्रोजेक्ट सारे मेरे तहस नहस हो गए। मतलब इवेंट और एड एंडोर्समेंट में भी लोग अड़ंगे लगा रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि कोई लॉबी काम कर रही है मुझे। मतलब सुशांत सिंह के साथ जैसा हो रहा था ना वैसा। तो मुझे, और 2020 में ये सब हुआ भी था, सुशांत सिंह का मर्डर, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ भी इस तरह की चीजें हो रही है, लॉबी है पूरी मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो मैंने ना अपना संतुलन नहीं खोया, मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं तो कुछ और आ जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद 2021 में एक मेड मेरे घर पे प्लांट किया गया उसको। अच्छा। मतलब मेरी पुरानी जो मेड्स होती थी ना, जो बुड्ढी जो मेड्स मेरे यहाँ पे आती थी, जो भरोसे वाली थी, उन सबको जबरदस्ती हटाया गया। कैसे हटाया गया? वो बुड्ढी मेड्स को जब आती थी मेरे काम करने के लिए, नीचे उसको वॉचमैन बोलता था कि तुम सीढ़ियों से जाओ, लिफ्ट पे तुमको अलाउड नहीं है। अच्छा। तो 60 साल की बुड्ढी जो मेड है वो कैसे सीढ़ियों से चढ़ के आएगी? तो वो आती नहीं थी मेरे घर पे, और मेरा घर पूरा गंदा रह जाता था। तो उसी बीच में दूसरी कोई मेड एक दूसरी को लेके आ गई और बोली इसको रख लो, क्योंकि वो बूढ़ी वाली मेड को इतना परेशान किया जा रहा था, उनको ऊपर आने नहीं दे रहे थे, लिफ्ट में आने नहीं दे रहे थे। क्योंकि बूढ़ी जो मेड है उनको करप्ट नहीं किया जा सकता है ना, उनको तो बात ही नहीं समझ में आती, कान में सुनाई नहीं देता है, धीरे धीरे काम करती है, तो उनको कोई करप्ट नहीं कर सकता है, उनको पैसे देकर कोई गलत काम नहीं करवा सकता है। लेकिन जो यंग मेड्स होती हैं उनको पैसे वैसे देके गलत काम करवाया जा सकता है। तो किसी और मेड को प्लांट कराएगा, वो चटपट थी, काम फटाफट करती थी, लेकिन वो मेरे खाने पीने में कुछ मिला रही थी। अच्छा। और हाँ, उसके आने तक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, आई स्टार्टेड बीइंग सिक ऑल द टाइम। आई वाज स्लीपिंग लाइक 10, 12, 16, 18 hours a day and I would just wake up feeling like a train wreck। अच्छा, आप कौन से पब्लिकेशन से हैं? सहारा न्यूज। सॉरी, इज दिस लाइव और इज दिस रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड है। अच्छा, यू एडिट ना? अच्छा, बीच का ये सब एडिट। हाँ, तो मुझे इनिशियली शक नहीं हुआ। मुझे इनिशियली आई वाज जस्ट लाइक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विथ मी, वो क्या रहा है? मुझे इनिशियली लगा मुझे कुछ गंभीर बीमारी तो नहीं हो गई है। फिर मैंने टेस्ट करवाया तो सब नॉर्मल निकला। फिर मुझे शक होने लगा कि ये मेरे खाने पीने में कुछ मिला रही है, समथिंग शी इज मिक्सिंग, बिकॉज व्हेनेवर आई वुड ड्रिंक द वाटर दैट शी इज फिल्ड आई वुड बी टेरिबली सिक। और अगर मैं खुद बिस्लेरी का पानी अलग से खरीद के पी रही हूँ तो आई वुड बी फाइन। वो किचन में काम करती थी तो फ्रिज का एक्सेस था उसके पास, पानी भी वही भरती थी। तो मुझे शक होने लगा, तो मैंने ना उसके फोन चेक कर लिए, उसी को बुला के उसका फोन लेके मैंने उसको भेज दिया, तू जा। फिर उसका पूरा फोन मैंने चेक किया, उसके मैसेजेस चेक किए, उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसका ट्रू कॉलर चेक किया, उसका मैंने फोटोज चेक किए। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उसने जो भी बताया था ना अपने बारे में सब झूठ था। इट वॉज ऑल फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अच्छा। और उसने अपने आप को इतना गरीब बताया था, लेकिन उसके पास मेरे से भी ज्यादा महंगा फोन था और सारे एप्स थे उसमें। और वो मेरे घर के अंदर आने से पहले किसी को कॉल करती थी और मेरे घर से बाहर जाने के बाद किसी को कॉल करती थी। अच्छा। रेगुलरली। जब मैं घर पे रहती थी, क्योंकि मैं इतनी बीमार रहती थी, तो मैं तो सोई हुई रहती थी अपने कमरे में, और मेरा किचन मेरे बेडरूम से बहुत दूर है। अच्छा। तो मुझे पहले रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मैं जब अंदर जाके सो जाती थी, वो हमेशा दरवाजे पे जाके कोई ना कोई बेल बजाता था और दरवाजा खोलती थी। अच्छा। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड मेड्स, ट्रस्टवर्दी मेड्स इन द हाउस। मैं तो अपने मेड को चाबी देके रखती थी। राइट। मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे घर में आके इतना कुछ कलेश करके जाएगा, या कोई उसको मेरे घर पे प्लांट करके जाएगा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। बट धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जो मेरी बीमारी की हालत हो गई है, अजीब सी हालत हो गई है, ये बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग सम काइंड ऑफ ड्रग और मेडिसिन। अच्छा। तो मैंने अपना पानी, खाना सब आइसोलेट कर लिया। लाइक आई स्टॉप गिविंग हर एक्सेस टू माय फ्रिज बिकॉज आई लॉक द फ्रिज।
I started buying separately water and hiding the water कि उसको पता ही ना चले कि मैं उसका पानी पी नहीं रही हूँ, उसके हाथ का पानी। नहीं तो आपने तनुश्री आपने उसको हटाया नहीं, मतलब उसको कंटिन्यू किया? नहीं, मैंने पहले टेस्ट किया उसको। पहले तो 2 हफ्ते लगे मुझे पता करने में कि पहले 2 हफ्ते में मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ हो गया है। हाँ। फिर मुझे, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, माई माइंड यूज्ड टू ब्लैक आउट एंड ब्लैंक आउट। मेरा शरीर, इमेजिन इफ आई एम स्लीपिंग 15-18 hours a day, my condition was like terrible. I was not even thinking straight. पहले हफ्ते बाद मुझे थोड़ा सा शक होने लगा, तो दूसरे हफ्ते में मैंने उसके सेकेंड हफ्ते में मैंने उसका फोन चेक किया, तब मुझे शक थोड़ा सा यकीन में बदलने लगा, क्योंकि she had photos, it looked like she was living in a brothel or something. She didn't look like she was living alone. खोली में रह रही है। अजीब सा मुझे कुछ लगा, मतलब मुझे लगा। और अच्छा, उसके पास जो कॉल आते थे ना, मेरे घर में घुसने से पहले और घुसने के जाने के बाद, वो कॉल ट्रू कॉलर में मैंने देखा तो नाम ऐसे थे, राजू पतीला, समथिंग भटेला। ये जो अंडरवर्ल्ड के जैसे नाम होता है ना, उस तरह के। तो मैंने उस वक्त सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में मैंने उसको टेस्ट करने की कोशिश की कि मैं अगर उसके हाथ का पानी ना पीऊं, वो पानी भरती थी, हाँ, तो मैं अगर वो पानी ना पीऊं और मैं फ्रिज को लॉक करके रखूं या फिर खाना ना खाऊं फ्रिज का, मैं खुद तुरंत बना के खाना खा लूं, मतलब नॉट गिविंग हर एक्सेस टू माई फूड एंड वाटर, तो मेरी हालत सुधरती है कि बिगड़ती है? तो इमीडिएटली मेरी हालत सुधर गई। The moment I started drinking water from the Bisleri and buying bottles and drinking, not from the aquaguard that she is filling, मेरी हालत बिल्कुल, I was चंगा बिल्कुल। तो मुझे फिर लगने लगा कि ये कुछ गड़बड़ करी, बिकॉज एक्वागार्ड मैंने तुरंत ही सर्विसिंग कराया था, तो ऐसा नहीं कि मेरे एक्वागार्ड में कुछ प्रॉब्लम था। पानी वाज फाइन, बिकॉज उसके आने से पहले तक आई वाज ड्रिंकिंग माय ओन एक्वागार्ड पानी ओनली। शी वाज मिक्सिंग समथिंग। फिर मैंने क्या किया, मैं उसको छुट्टियां देने लगी। मैंने उसको बोला कि तू 2 दिन की छुट्टी ले ले, मैं बिजी हूँ। एंड 2 days I would not have her in the house. I would drink my own water, drink separate, food, and I started getting well. तो तब मुझे यकीन होने लगा कि शी इज डूइंग समथिंग। फिर मैंने पूरे बैटरी ऑफ टेस्ट करवाए, और बैटरी ऑफ टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में ये पता चला कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मेरे सिर्फ कुछ एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स बिल्कुल ही क्रैश हो गए हैं। अच्छा। मैंने उस चीज को गूगल करके और कंसल्ट करके मैंने पता किया कि कौन से चीज का सिम्टम, कौन से ड्रग का या कौन से मेडिसिन का ये सिम्टम होता है। तो मुझे पता चला कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब किसी को दिया जाता है कंटिन्यूअसली, तो उसके ये सिम्टम्स होते हैं कि ये सारे विटामिन और मिनरल्स टोटली क्रैश हो जाते हैं, मतलब विटामिन डी फुली क्रैश हो जाता है। फिर मुझे पता चल, हाँ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एकदम क्रिटिकली इल पेशेंट्स को दिया जाता है, आईसीयू के पेशेंट्स को दिया जाता है, या फिर वेरी टर्मिनल इलनेस वाले पेशेंट्स को दिया जाता है। तो वो दवाई वो मेरे खाने पीने में मिला रही थी, क्योंकि वो मैंने गूगल करके और मैंने मतलब 2+2 करके लॉजिक से मैंने उसको निकाला कि मेरे जो सिम्टम्स है और मेरे जो टेस्ट रिजल्ट निकले हैं, तो ये किस चीज से ये रिजल्ट हो सकता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड निकला। फिर मैंने उस इन्फॉर्मेशन को मैंने साइड में रखा और मैंने पहले डिसाइड किया कि इसको मैं भगाने वाली हूँ, क्योंकि ये गड़बड़ कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ बोला नहीं कि मुझे पता है क्या है, क्योंकि मैं जिन लोगों ने इसको भेजा था, मैं उनको जताना नहीं चाहती थी कि मुझे सब पता चल गया है कि क्या हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे काम है, कहीं जा रही हूँ बाहर गाँव, तू जा, तेरा सैलरी वैलरी देके मैंने उसको हटा दिया। और मीनवाइल मेरी तो हालत बहुत खराब थी, तो मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे उज्जैन चले जाना चाहिए। तो मुझे बुरे सपने भी आते थे, पूजा पाठ बंद हो गया था, मेडिटेशन बंद हो गया था, वर्कआउट बंद हो गया था, हालत बिल्कुल ही खराब थी, मतलब आई वाज ब्लैंकिंग आउट। आई अंडरस्टैंड, अगर 18 घंटे आप सो रही हैं तो ये हाल होगा। हाँ, एंड ब्लैंकिंग आउट ऑल्सो, मतलब एक बार ऐसा हो कि मैं ऑटो लेके बाहर निकली, बिल्ली भी बहुत बीमार हो गई थी, तो ऑटो लेके मैं बाहर निकली और आधे रास्ते में मैं भूल गई मैं कहाँ जा रही हूँ, किस लिए निकली हूँ। ऑटो वाला पूछ रहा है, मैडम वो कहाँ जाना है, और मैंने आधे रास्ते में ऑटो रुकवा भी दिया था, और क्यों रुकवाया था वो भी मुझे याद नहीं है। एंड आई एम नॉट दैट पर्सन, माय माइंड इज वेरी शार्प। आई नो यू आर मिस इंडिया। एंड पानी जब मैंने रोक दिया अपना, मतलब उसके हाथ का पानी और ये सब जब पीना बंद कर दिया, तो मेरा दिमाग वापस नॉर्मल होने लगा, शार्प होने लगा। सो इट वाज प्रूवन कि कुछ तो था, कुछ तो मिला रही थी। तो मैंने क्या किया, उसको भगाने के बाद पूरे घर की डीप क्लीनिंग करवाई। और डीप क्लीनिंग, क्योंकि उसके आने के 3 महीने पहले मैंने डीप क्लीनिंग करवाई थी, तो मुझे पता था घर के कोने कोने में क्या है क्या नहीं है। राइट। उसके जाने के बाद जब मैंने डीप क्लीनिंग की, मैंने तो उसको अचानक से निकाल दिया ना, मैंने उसको 1 दिन का भी नोटिस नहीं दिया। She had no clue that I was going to ask her to leave the house. उसको अचानक से मैंने एक दिन बोला कि अरे मैं तो कल जा रही हूँ, तू सैलरी निकल जा। तो she was shocked
तो उसको मौका नहीं मिला कि उसने जो चीजें छुपाई थी उसको निकालने की। उसको निकालने के बाद मैंने जब वापस से पूरे घर का कोना कोना चेक किया तो छोटी छोटी शीशियां थी मेरे घर में। अच्छा। स्मॉल स्मॉल बॉटल्स ऑफ मेडिसिन या कुछ, एंड हिडन इन कैबिनेट्स, and those are the very cabinets that I had cleaned myself, you know, अच्छा, with my earlier maid. So I knew she had kept those. तो वो medicines वो लाती थी उस शीशियों में और मेरे खाने पीने में मिलाती थी। अब किसी ने उसको भेजा था, somebody had sent her, you know, something they were doing, something they wanted to make, maybe they wanted to destroy me, kill me, whatever, you know, because इस तरह से corticosteroids आप healthy इंसान को दे दोगे या heavy drugs या heavy medication तो वो तो मर ही जाएगा इंसान, साइकेट्रिक पेशेंट बन जाएगा, जो सुशांत सिंह के साथ हुआ। राइट। अच्छा तनुश्री, आपने वो सीसी कैमरा नहीं लगवाया आपने किचन में कहीं पे? आपने सोचा नहीं लगा के देखें इसको और चेक करें क्या मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ये बहुत जल्दी, ये सब 1.5 महीने में सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और मेरे साथ लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स कभी नहीं हुए। आई एम अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन एंड आई यूज्ड टू गिव माय मेड्स, वो जो बुढ़ी वाली मेड्स थी उनके पास तो मेरे घर की चाबियां पड़ी रहती थी, तो मेरे साथ कभी भी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए ही नहीं है। आई हैव ऑलवेज लिव्ड सो फ्री एंड सो मतलब हैप्पीली, यू नो। आई नो, मेरे साथ कभी इस तरह के इंसिडेंट्स तो आई कुड नॉट इवन इमेजिन। जब मुझे शक होने लगा, मेरी हालत इतनी खराब थी कि उस वक्त मेरा फर्स्ट मतलब ऑनेस्टली आई डिडंट थिंक ऑफ सीसीटीवी उस वक्त। आई जस्ट थॉट कि मेरे को भगाना है, इसको अपने आप को ठीक करना है। राइट। तो through those 1.5 months that she worked, it was a gradual process of realizing what is happening to me, because first 2, 3, 4, 5 weeks so I was such a condition, my brain is only not working. I know. I'm blacking out what is happening to me, falling down, weird things, right? उसके बाद इसको भगाने के बाद मैंने घर चेक किया, शीशियां निकली तो मुझे यकीन हो गया कि ये गड़बड़ कर रही थी। फिर मेरी टिकट बुक करवा ली थी मैंने उज्जैन जाने के लिए। उज्जैन गई। अच्छा, तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फॉलो किया जा रहा है, कि एक गिरोह एंड अंडरवर्ल्ड का कुछ चक्कर है, मुझे नहीं पता था। मैं बस सोच रही थी कि मेरे किसी दुश्मन ने भेजा होगा, को किसने भेजा है, मतलब आई वाज नॉट इवन थिंकिंग स्ट्रेट बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टेरिटरी फॉर मी। आई हैव नेवर ग्रोन अप एंड इवन सीन माई पेरेंट्स हैव एनिमीज, यू नो। ये स्पेस ही मेरा नहीं है, आई हैव नेवर हैड एनिमीज। तो I went to Ujjain and the very first day in Ujjain, my auto was waiting below my hotel and somebody came and cut the brakes of the auto. Acha. And I met with an accident. Okay. Are they? हाँ, Ujjain में somebody cut the brakes of the auto and my auto crashed into a car. I met with an accident. And then I was in Ujjain for 40 days and a lot of weird shit happened over there. तब मुझे यकीन होने लगा कि आई एम बीइंग टारगेटेड, आई एम बीइंग स्टॉक्ड, आई एम बीइंग फॉलोड। कोई गुंडे जैसे लोग या बैड पीपल आर फॉलोइंग मी एंड दे आर टारगेटिंग मी एंड दे आर ट्राइंग टू ईदर असैसिनेट मी और ड्राइव मी मैड और डिस्ट्रॉय माय हेल्थ। मुझे बस लग रहा था ये सुशांत सिंह जैसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, यू नो। सो देन आई रिकवर्ड। मेंटली प्रेशर डाल रहे थे। अच्छा, मेंटली प्रेशर, फिजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे थे मुझे, और भी पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, क्योंकि अगर मतलब आई डोंट नो रियली। सो उसके बाद उज्जैन से मैं वापस आई एंड देन आई बिकेम वेरी केयरफुल अबाउट माय फूड, वाटर एंड एवरीथिंग। लेकिन उज्जैन से वापस आने के बाद और भी चीजें शुरू हो गई मेरे साथ। उज्जैन से वापस आने के बाद समटाइम्स एट ऑड आवर्स somebody would bang my door and go, somebody would ring my bell. You know, I would wake up from sleep and I would be like, who the hell is at the door? Nobody would be there. मतलब harassment, basically mental torture and harassment. होता रहा every day. Then for 2 years continuously there were loud banging noises and मैंने जो दूसरा post किया है, you saw the second post, right? जिसमें I have posted a audio. Basically. Right. That kind of sharp, loud noise and banging noises morning till night, overnight, matlab even if I'm trying to sleep, if I'm trying to meditate, if I'm trying to do something, disturbance, complete disturbance in every way. Our projects भी sabotage हो रहे हैं. People are acting strange. I'm getting isolated from the community, the artistic community. People were suddenly dropping me, leaving me. Suddenly people are behaving strange because maybe they were poisoned, their mind was poisoned against me. It was a mess that was happening around me and I just didn't understand what was going on.
उसके बाद तो आई न्यू आई वाज बीइंग टारगेटेड, बट हु वाज डूइंग इट, इट वाज जस्ट वेरी हेजी, यू नो. आई न्यू कि नाना पाटेकर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, बॉलीवुड माफिया पीपल, यू नो, पीपल हु टारगेटेड सुशांत सिंह, बिकॉज़ मोडस ऑपरेंडी सीम्स सेम. ये सब चलता रहा. उसके बाद ओकल्ट की चीजें शुरू हो गई. देयर वाज हेवी ओकल्ट, डार्क मैजिक, हाँ, टाइप स्टफ, which again was like, it was weird shit. It was just really bad, weird, demonic dreams. And I don't dream. Ever since I got into spirituality, after a certain point of time, I stopped dreaming. अच्छा, हाँ. So weird dreams, weird shit going on, occult type की चीजें. तो मुझे उज्जैन में किसी ने बोला था कि आपके पीछे गुंडे सिर्फ नहीं पड़े हैं, आपके ऊपर मारण क्रिया कराई गई है. तंत्रिकों को बिठा के आपके ऊपर मारण क्रिया करवाएगी. तो अगेन आई ड्रू पैरेलल टू सुशांत सिंह राजपूत. उसके केस में भी ये तांत्रिक मंत्रिक, ये सब काला जादू वगैरह सब आया था, राइट. और ये जो बॉलीवुड के जो माफिया टाइप जो लोग हैं ना, ये जो बुरे बुरे लोग हैं, दे आर इनटू ऑल काइंड्स ऑफ शिट. दे आर इनटू ऑल दिस शिट ओनली. वो गुंडागर्दी भी करते हैं, वो काला जादू, ये ऑकल्ट भी करते हैं, सब करता है वो. उसको सिफली अमल कहते हैं, अगर उर्दू में सिफली अमल कहते हैं उसको उर्दू में, या बोले ना. हाँ, समझ गए. अच्छा, वो तो कंटिन्यूस रहा काफी टाइम तक. तो अब मेरी दिशा, मैं आई बिकेम केयरफुल विथ माय फूड एंड वाटर. करियर में जो भी चल रहा था, थोड़ा बहुत जो काम मिल रहा था, आई कंटिन्यू टू टेक इट अप. And I had savings and I had my own house and everything, so I was somewhat comfortable. I was not like suffering or anything with that. तो मैंने क्या किया, मैंने पूरा अपना फोकस स्पिरिचुअलिटी और साधना पे दे दिया, because you have to focus on something constructive, otherwise you'll go mad when you're being targeted like that. Right. तो I started going for sadhana. उज्जैन में थी 40 days. उसके बाद जब occult की चीजें शुरू होने लगी, तो I went to माँ कामाख्या temple Guwahati, which is a tantric temple basically. The Devi over there, if you get her grace, then all these तांत्रिक चीजें और ये ब्लैक मैजिक वगैरह कट जाता है. अच्छा. ओकल्ट की चीजें कट जाती है. तो once I started going there, I got lot of relief and things became better. But then एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे पता चला कि उन लोगों ने जो भी ये सब कर रहे थे मेरे ऊपर, they wanted to kill me or destroy me or finish me, whatever. They had actually gone to a Muslim tantric also and done some sihr. हाँ, वो भी एक फेज गया मेरा, बट दैट ऑल्सो आई गॉट हेल्प फ्रॉम गॉड, सो आई गॉट फिक्स्ड, एवरीथिंग बिकेम ऑल राइट. वेरी नाइस. फिर ये सब छोटे छोटे हरासमेंट तो हो ही रहते, जहाँ भी जाओगे गुंडे फॉलो कर. इवन इफ आई एम गोइंग टू टेंपल पिलग्रिमेज, देयर आर मेन फॉलोइंग मी ओवर देयर. अच्छा. सर्वेलिंग मी, वीडियो रिकॉर्डिंग मी, एंड नॉट इवन डूइंग इट डिस्क्रीटली. हाँ, दे आर मेकिंग श्योर दैट इट्स ऑब्वियस. दे आर मेकिंग श्योर दैट, हाँ, मतलब वो feel like me, हाँ, somebody is talking you. हाँ, वो डेलिबरेटली मुझे दिखा रहे थे कि हम कर रहे हैं तुम्हारा पीछा. यार मैं इनिशियली मैं इग्नोर करती थी, कि मैं प्रिटेंड करती थी कि मुझे पता ही नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो. तो वो मुझे जबरदस्ती दिखाने के लिए they would do some extra stuff, you know. And I actually saw it on their phones, because sometimes on slide they would be sitting in front of me and they would be scrolling through my videos only. अच्छा. And I would realize कि मेरे एयरपोर्ट के एंटर करने से लेकर, लाउंज में बैठने से लेकर, बोर्डिंग गेट से लेकर, बोर्डिंग एंड फ्लाइट से लेकर, the whole time they were recording my video, whole time. So multiple times this happened. अच्छा, एक और चीज मेरे साथ हुई कि मेरे जो आसपास के कुछ लोग थे, वो pretending to be my friends and well-wishers, they were also somehow roped in by this cabal of people or this group of people to betray me. अच्छा. If I'm talking to them, my phone recordings will be sent to some WhatsApp group. If I am messaging them on WhatsApp, they would take screenshots and send it to somebody. How I got to know? Because a few times they by mistake they send it to me only. अच्छा. मतलब मेरी रिकॉर्डिंग निकाली, मेरे को वापस भेजी, रिकॉर्डिंग नहीं, स्क्रीनशॉट. तो एक आध बार वो जब हुआ, तो शक तो मुझे था कि ये बंदा मुझे धोखा तो दे रहा है, कुछ तो गड़बड़ है. See, I just couldn't understand what is going on clearly, कि ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, and what is the purpose? Is it some kind of, am I stuck in some kind of ring or some kind of, you know, या फिर it's a personal vendetta, Nana Patekar and the group, you know, Bollywood mafia, Me Too related कुछ है, या फिर it's a combination of a whole bunch of things, कि अच्छा इसको हम परेशान तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ इसकी वीडियो वगैरह निकाल के हम लोग इसको, you know, some kind of weird shit. I know. So I was still trying to figure stuff out, and then मुझे पता चलने लगा कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, सबको मैनेज किया गया है. मतलब मेरे आसपास के एक इंसान को भरोसा करने लायक नहीं है. अच्छा. या फिर उनको डराया धमकाया गया है, या फिर उनको लालच दिया गया है. सेम थिंग लाइक सुशांत सिंह राजपूत.
I believe that every person around him was betraying him. अच्छा, कभी आप मतलब पुलिस कंप्लेंट की है आपने? मतलब जैसे आपको लग रहा था जैसे गूंस हैं वो आपको आसपास स्टॉक कर रहे हैं आपको? No, because they were all different people all the time. It was not one person. It was not never one face. And whenever you are being stalked and followed by a mob, उन complaints का कुछ होता नहीं है. I know. Because every day, every place is a new person. And I am half the time not even looking at them because I'm too intimidated and scared. So I am too busy avoiding them, no? मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे दिख रहा है, मैं होटल से निकल रही हूँ, मुझे दिख रहा है 4-5 आदमी गुंडे लुकिंग, थोड़ा अंडरवर्ल्ड टाइप के आदमी खड़े हैं, मोबाइल लेकर खड़े हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. बट my first focus is to just get away from them. I know. You know, so that, and the second thing, I'm in a new city. I've gone there, I've paid for the hotel, I've paid for my flight. I don't want to get into this पुलिस का चक्कर. तो आधे टाइम तो ये अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं, गुंडे होते हैं, इनकी तो पुलिस के साथ साठगांठ होती है. मैं जाऊंगी पुलिस थाने, पता नहीं कैसे मेरे साथ बिहेव होगा, मैं किसी को जानती नहीं हूँ. पता नहीं वहाँ पे कंप्लेंट लेने के बाद कुछ होगा भी कि नहीं, अननेसेसरी बुलाएंगे 10 बार मुझे, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट होगा. मैं साधना के लिए गई हूँ ना. आई एम नॉट गॉन देयर टू हॉलिडे इवन. Right. I've gone there for meditation. When you're meditating and when you're sitting in sadhana, you want to quiet. Right. You're in silence. तो मैं मंदिर जाती थी, वापस आती थी. 2-3 बार मेरे मन में आया एक्चुअली कि मैं कंप्लेंट करूँ क्या, बट देन आई वाज लाइक कोई ड्रामे में पड़ना नहीं मुझे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज मीटू के टाइम पे मैंने पुलिस करके सब देख लिया था. Right. And I spent so much money and I was not making so much money to just waste money, right? तो जिस पर्पस के लिए गई हूँ, आई वांटेड टू फिनिश दैट पर्पस बिकॉज दैट्स व्हाट इज गोना हील मी, दैट इज व्हाट इज गोना फिक्स मी, दैट इज व्हाट इज गोना फिक्स माय फ्यूचर. जो हो गया तो हो गया. जो मेरी साधना है उससे मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगी. मैं इनके चक्कर में बिजी रहूं, पड़ी रहूं, स्टक हो जाऊं, तो चाहते हैं ना. वो पूजा मिश्रा को ऐसे ही पागल किया इन लोगों ने. You know पूजा मिश्रा. Yeah, she's in Goa right now. हाँ, तो उसको वैसे ही पागल किया ना इन लोगों ने, because she kept going to the cops, she kept putting police complaint. When there is a whole bunch of people harassing you, when there is a whole cabal of people, when there is an entire group harassment going on, तो आप जाओगे पुलिस स्टेशन, ठीक है, बट उसका आप बार वही करते रहोगे फिर. Then you are not doing anything else. That is only going on in your mind. That's why she went mad, na? So I knew what they were trying to do to me because I had the Sushant Singh Rajput example, I had the Disha Salian example, I had the Pooja Mishra example. And I'm very intuitive. So generally also intuitively God tells me कि देखो ये सब हो रहा है, you can either engage with it or you can simply ignore it. Because if you can't change a situation, then you focus your mind on what you want rather than what you don't want. Right. You know? Because it was chronic. It was like हर तरफ से, हर तरीके से they wanted my reaction. They wanted me to go mad, crazy, create a scene, create issues in the hotel. होटल में भी मेरे कमरे के अंदर मेरे absence में somebody would go in, चीजों को यहाँ वहाँ करके. Because see, I'm a female staying in a room. If a man enters my room in my absence, it will smell different, the room. Right. And my temple used to be like just right next to the hotel. So I've gone only for 1 or 2 hours. I've gone to the temple. When I come back, I would clearly, distinctly smell and feel that somebody's been in the room in my absence. Because some things would be missing, या कोई चीज यहाँ की वहाँ, मतलब they purposely would do it to make sure that I notice those things, to freak me out. Right. कि देखो तुम्हारे absence में एक आदमी कमरे के अंदर घुस भी आया है. Right. बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी presence में while I'm in the room, somebody has the spare key and is trying to get inside the room. ऐसा भी बहुत बार हुआ. अच्छा. हाँ. Imagine how, कितना मैं freak out हो गई होंगी. I understand. Imagine how much. अच्छा, are you going to keep the whole recording? Yeah, I'll keep. अच्छा, तनुश्री, लास्ट एक चीज पूछना था मुझे लास्ट में कि क्या आप इंडिया में भी रहना चाह रही हैं या वापस अमेरिका जाना चाह रही हैं अब आप? नहीं, अभी तो अमेरिका वापस नहीं जाना. अमेरिका की हालत अभी कुछ खास ठीक नहीं है. वहाँ पे बहुत कुछ झमेले चल रहे हैं जी. और अमेरिका इज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द पेंडेमिक एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इंडिया में मेरा खुद का घर है. Right. So because अमेरिका में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं and my work situation also got something weird happened in America also. वहाँ पे जो मुझे काम, जहाँ से मुझे काम मिलता था ना, इवेंट्स वगैरह, काम तो मेरे नाम पे ही आता था, but I had some middle people that were coordinating for events and all. Somebody from Bollywood, one of these Bollywood mafia people, personally called my talent agent over there and क्या उसने उसको बोला, he just started behaving weird. He stopped, like he started sabotaging my event inquiries.
मुझे वहाँ के जो लोकल लोगों ने मुझे फोन कर करके बोलना शुरू कर दिया कि आई अप्रोच दिस पर्सन टू आस्क यू फॉर टू कॉल यू फॉर एन इवेंट एंड दिस पर्सन स्टार्टेड प्रमोटिंग समबडी एल्स, या फिर we called this person to ask for Tanushree because I was there and everybody really liked me, you know, and they don't have to pay flight tickets and all, so they would call him for me, you know, because he was my manager over there, and he would just make an excuse and make sure that the work doesn't come to me. तो मुझे काफी टाइम समझ नहीं आया कि why is he doing that, because I don't have any animosity with him. बाद में मुझे 2023 में when I went there, मैंने थोड़ी खोजबीन की तो मुझे पता चला कि that fellow who was coordinating for my work over there, he was like a manager, artist manager. He was contacted by one of these Bollywood mafia people. बॉलीवुड माफिया पीपल है कौन, मतलब एक